तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिलादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे। अच्छा, आपकी तैयारी चल रही है। अभी है शाम का टाइम और हम आपका बेसिकली आजकल देख रहे हैं GS 1। ठीक है, उसमें आर्ट एंड कल्चर आपका हो चुका है, मॉडर्न इंडिया आपका हो चुका है, ज्योग्राफी की हमने एक क्लास में देख ली है और अभी सेकेंड क्लास उसमें। ठीक है, तो करने का तरीका वही है। मैंने आपका जो पूरा सिलेबस का दिन वाली क्लास में आपको ब्रेक डाउन दिया। ठीक है, और उसमें मैंने फिर 28-29 टॉपिक आपके सामने रखे। ठीक है, जो उस यूनिट के अंदर आपके ये 3 यूनिट हैं, इसमें आपके प्रमुखता को पढ़ने होते हैं। ठीक है, उसमें से लगभग 10 टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। बाकी के अगले हम पार्ट देखते हैं कि अगला कौन कौन से आपके पास हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब 10वां हमने देख लिया था, अब है 11वां आपको पढ़ना है, आपको जल चक्र। ठीक है, तो इसमें अब जो एक अगला हमारा यूनिट है, बेसिकली सब यूनिट हम बोल सकते हैं, सब यूनिट जल चक्र, जेट स्ट्रीम वगैरह आपको देखना है। ठीक है, इसमें जो जेट स्ट्रीम वाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस तरह आपको पोर्शन को अच्छे से पढ़ के जाना है जेट स्ट्रीम को। ठीक है, आई होप सो कि इसमें सवाल का बन जाए। तो जल चक्र पे जब बोल रहा है तो जल चक्र मतलब क्या है? पृथ्वी पर जल के निरंतर परिसंचरण मतलब आपका है एक प्रक्रिया, यानी जो जल का एक चक्र बनता रहे भाई, उसका एक निरंतर परिसंचरण, आपका जो कंटिन्यूस एक सर्कुलेशन आपका जो वाटर का है, वही आपका एक क्या है, वाटर साइकिल है। इसमें क्या है, वाष्पीकरण आपका जो आपका हो गया, आपका संघनन आपका हो गया, आपका वर्षण आपका हो गया, और पुनः प्रभाव की श्रृंखला आपकी शामिल होती है। यानी कि आपका बारिश हुई, सॉरी, ये पानी है, इसका वाष्पीकरण हुआ भाई, ऊपर आपका संघनन हुआ, फिर दोबारा आपकी वर्षा हुई, और पुनः फिर इसका क्या, आपका जो प्रभाव आपका जो है रन ऑफ आपकी श्रृंखला इसकी शामिल होती है। और पृथ्वी की आपकी जो ऊर्जा संतुलन बेसिकली आपका है। ठीक है, जो एनर्जी बैलेंस आपका है, जो आपका जलवायु प्रणाली है, उसका एक आधार आपका है प्रमुख। ठीक है, अब इसकी प्रमुख अवस्थाएं हमने देख ली भाई, 4 अवस्थाएं आपको देखनी है, 4-5 अवस्थाएं आपको देखनी है। पहले आपको वाष्पीकरण देखना है कि भाई जो महासागर, झील, नदियों से जल, सूर्य की उष्मा से आपका वाष्प में आपका परिवर्तन हो रहा है भाई। उसके बाद आपकी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया आती है। इसमें वाष्पोत्सर्जन में आपको जो पौधों द्वारा जो आपका जल वाष्प का उत्सर्जन होता है। फिर संघनन आपका होता है कि वायुमंडल में आपकी जो जल वाष्प आपकी होती है, ठीक है, वो ठंडी होकर के आपके बादलों में आपकी परिवर्तित आपकी हो जाती है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है। हम्म, ठीक है, और जो आपका वर्षण है, जल का वर्षा, हिम, ओस, ओलों के रूप में पृथ्वी पर वापस लौटना आपका वर्षण हो जाएगा। ठीक है, अवशोषण, चनन आपका हो जाएगा, यानी कि आपका इन्फिल्ट्रेशन आपका जो हो जाएगा, वर्षा जल का भूमि में आपका समाना जो हो जाएगा। ठीक है, टर्न ऑफ, और अतिरिक्त जल क्या होगा, वो नदियों की तरह सागर की ओर होगा, प्रवाह आपका हो जाएगा, और फिर सागरों में दोबारा आपका वाष्पीकरण होगा, दोबारा संघनन होगा। तो ये प्रक्रिया बेसिकली आपकी चलती रहेगी, ये आपका जल चक्र है। समझ गए? अब जल चक्र की ऊर्जा का स्रोत आप बोलो भाई कि सूर्य इस संपूर्ण प्रक्रिया का क्या एक मुख्य ऊर्जा स्रोत बना हुआ है। ठीक है, ये पृथ्वी की आपका हाइड्रोस्फीयर आपका हो गया, एटमोस्फीयर आपका, लिथोस्फीयर, बेसिकली इनको एकीकृत करने का काम करता है। महत्व क्या है इसका जल चक्र का, कि पृथ्वी पर जल की उपलब्धता बनाए रखता है भाई, इंपॉर्टेंट, जलवायु और तापमान संतुलन में सहायक है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के लिए आवश्यक है, कृषि, उद्योग और आपका जो जीवन के लिए आपका अनिवार्य बना हुआ है। ठीक है, तो जल चक्र का महत्व आपको इस तरीके से आपको थोड़ा सा देखना है। ठीक है, अगला आपको बोल रहा है कि जेट स्ट्रीम को आपको देखना है। जेट स्ट्रीम क्या है, कि जेट स्ट्रीम आपका उच्च वायुमंडल में क्या आपका एक तेज गति से बहने वाली एक संकीर्ण आपकी वायुधारा है भाई। ठीक है, नैरो बैंड्स ऑफ हाई स्पीड विंड्स हैं, जो लगभग 900 से नहीं, 9 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पे आपकी पाई जाती है। गति इनकी लगभग 150 से 300, और इसके कभी कभी 400 किलोमीटर तक भी आपकी होती है प्रति घंटा। ठीक है, और ये पोलर फ्रंट आपका हो गया, और जो सब ट्रॉपिकल फ्रंट है उसके आसपास आपकी बनती है। तो इन बातों को थोड़ा आपको जानते हुए रहना है। ठीक है, अब प्रकार आपको देखना है कि जो आपके जेट स्ट्रीम के आपके टाइप कितने हैं। तो पोलर जेट स्ट्रीम की बात आप करोगे कि जो आपका 50 से 60 डिग्री अक्षांश पे आपके बन रहे हैं भाई, और ठंडी और गर्म आयु के मिलन से बनती है। फिर आप जो आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, जो आपका 25 डिग्री सेल्सियस से 25 से 35 आपके अक्षांश के बीच आपका बढ़ रहा है। ठीक है, आपका जो ट्रॉपिकल स्टर्ली की बात आप करोगे, जो टीजे की बात करोगे, आप जो ट्रॉपिकल जो स्टर्ली आपका जो जेट स्ट्रीम है, वो भारत के दक्षिण भाग में आपका ग्रीष्म में बनती है भाई, अफ्रीका से भारत की ओर बहती है, और दक्षिण पश्चिम मानसून को दिशा देने में सहायक होती है। और पोलर नाइट जेट की बात करोगे तो ध्रुवीय क्षेत्रों में आपका जो स्ट्रेटोस्फीयर स्फीयर आप होता है उसमें बनती है बेसिकली ये आपकी जेट स्ट्रीम। तो इन्हें आपको जानते रहना है। अब इनके निर्माण का कारक क्या है भाई, किस क्यों इनका निर्माण होता है? तो जब पृथ्वी का घूर्णन एक इसका इम्पैक्ट डालता है, एक जो तापमान है उसमें आपका अंतर होता है उससे, और जो वायुमंडलीय आपका दबाव है उसमें अगर भिन्नता आती है, तो ये 2-3 कारण आपके क्या जेट स्ट्रीम के निर्माण में आपकी भूमिका निभाते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि वायु परिसंचरण में आपको इसको नियंत्रित करने का काम करती है, चक्रवातों के मार्ग में बेसिकली प्रभाव डालने का काम करती है, मानसून, तूफानों और मौसम पूर्वानुमान में एक बेसिकली निर्णायक भूमिका आपकी निभाती है। कौन? जेट स्ट्रीम। तीसरा आपका था वायु राशि। अब वायु राशि की परिभाषा क्या है
कि भाई वायु राशि बेसिकली आपको वायुमंडल का एक विशाल भाग होगा, ठीक है, जिसका क्या होगा, तापमान, दाब और आर्द्रता पूरे क्षेत्र में आपकी लगभग समान होगी, ठीक है। और ये मुख्यतः क्या होगा, कुछ स्रोतों आपके जैसे क्षेत्रों में आपके बनने का काम करती है, ठीक है, जैसे महासागर, मरुस्थल, ध्रुवीय क्षेत्र, इसमें ये बनने का काम करती है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि प्रमुख वायु राशियों के प्रकार, ठीक है, कौन कौन सी है, तो इसमें आपका कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल आपका हो गया, गर्म और शुष्क की इसकी होती है भाई। आपका जो मैरीटाइम ट्रॉपिकल आपका हो गया, आपका कॉन्टिनेंटल पोलर आपका हो गया, जो मैरीटाइम पोलर हो गया, इन्हें आप थोड़ा सा देख लेना कि जो आपके प्रमुख टाइप ऑफ जो वायु राशियाँ हैं। अब वायु राशियों के मिलने से उत्पन्न घटनाएं की हम बात करें, तब जो दो भिन्न वायु राशि मिलेगी, अगर दो भिन्न अगर वायु राशि मिलेगी, एक ठंडी एक गर्म, एक गर्म एक ठंडी, ऐसे मिलेगी, तो एक फ्रंट बनता है, और फ्रंट आपका तापमान और दाब के बीच में एक तीव्र अंतर ये उत्पन्न करता है। अब मुख्य प्रकार के भाई, या तो कोल्ड फ्रंट बनेगा, या आपका वार्म फ्रंट बनेगा, या आपका स्टेशनरी फ्रंट बनेगा, या आपका ऑक्यूलेटेड आपका फ्रंट बनेगा। तो इन्हें आपको थोड़ा सा जानते रहना कि वायु राशि के मिलने से आपका फ्रंट बनता है, ठीक है, और यही आपकी चक्रवातीय गतिविधियों का एक प्रमुख जो कारण भी बनता है, समझिए। अब भारत में वायु राशियों का प्रभाव क्या है, कि ग्रीष्म में आपका मैरीटाइम ट्रॉपिकल आपका है, और शीत में आपका कॉन्टिनेंटल पोलर आपका है। अब जो मैरीटाइम ट्रॉपिकल है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से आप संबंध रखती है, और जो आपका कॉन्टिनेंटल पोलर है वो आपका पश्चिमी विक्षोभ के साथ आपका संबंध रखती है। अब इनका वायु राशियों का महत्व क्या है भाई, एक तो वैश्विक जलवायु और जो मौसम परिवर्तन आपका निर्धारण करने का काम करती है, चक्रवात, तूफान, मानसून का मूल कारण है भाई, मौसम पूर्वानुमान में महत्वपूर्ण भूमिका भी ये निभाती है, ठीक है, और निष्कर्ष को आप पढ़ते रहना, ठीक है। अगला है विश्व के जलवायु प्रदेश। अब इसमें आपको देखना है कि विश्व के अभी क्लाइमेट रीजन कौन कौन से इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप इंट्रो में जाओगे कि पृथ्वी की जलवायु अनेक तत्वों, तापमान आपका हो गया, वर्षा, आर्द्रता, दाब, वायुमंडलीय परिसंचरण, इन आदि पर निर्भर करती है भाई। और व्लादिमीर कोपेन की हम बात करेंगे, डब्ल्यू कोपेन की बात करेंगे, हाँ, तो कोपेन ने क्या किया, 1918 के आसपास, ठीक है, जलवायु का वर्गीकरण सबसे प्रसिद्ध रूप में प्रस्तुत किया, जिसे कोपेन जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन भी हम कहते हैं भाई, ठीक है। और यह वर्गीकरण मुख्यतः आपका वनस्पति, तापमान और वर्षा, ठीक है, आपका जो वेजिटेशन है, आपका जो टेम्परेचर है, और जो आपका रेनफॉल है, इन तीनों पे आपको बेस बना के इन्होंने इस वर्गीकरण को किया था, किसने, कोपेन ने, ठीक है। तो कोपेन के का सवाल आएगा तो आपको इन तीनों को आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। अब कोपेन का जलवायु वर्गीकरण क्या है भाई, तो आप बोलोगे इसमें, एक तो उष्णकटिबंधीय जलवायु उन्होंने बोला, AF AM AW इन्होंने कहा, ठीक है, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहा। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, पूरे वर्ष आपका उच्च तापमान रहता है, 18 डिग्री सेल्सियस, और भारी वर्षा आपको देखने को मिलती है, तापमान, ठीक है। आपका अमेजन बेसिन आपका हो गया है, इंडोनेशिया आपका इससे ऊपर है, ठीक है। आपका जो दक्षिण भारत आपका हो गया, ये क्षेत्र आपके इसके अंतर्गत आते हैं। शुष्क जलवायु बेसिकली आपका जो ड्राई क्लाइमेट है, तो BWBS की बात करता है। वर्षा बहुत कम होती है, वाष्पीकरण अधिक होता है, तापमान चरम पे होता है, ठीक है। सहारा, अरब, थार, मरुस्थल की हम बात कर रहे हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इस समशीतोष्ण जलवायु आपकी आएगी, कि भाई जो CFCWCS आपकी आएगी, जो मध्यम तापमान आपका हो गया, सर्दी, हल्की गर्मी, नम आपका होगा, दक्षिण यूरोप, चीन का दक्षिण भाग इसमें आएगा। ठंडी जलवायु की आप बात करो भाई, तो सर्दी बहुत ठंडी होगी, ग्रीष्म छोटा होगा, इसमें ग्रीष्मकाल, कनाडा, रूस, साइबेरिया इसमें आप आएगा, ठीक है। ध्रुवीय जलवायु आपका पूरे वर्ष आपका बर्फ बहुत कम, तापमान बहुत ज़्यादा होगा, और ग्रीनलैंड आपका जो अंटार्कटिका क्षेत्र इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा देखते हुए रहना है, ठीक है। तो इसको आपको कोपेन की जलवायु को आपको विश्व के संदर्भ में थोड़ा सा आप प्रॉपर तरीके से आपको इनको पढ़ के जाना है अच्छे से, ठीक है। अगला है श्रेणी, हाँ, अब श्रेणी वाइज नहीं बोल रहा है कि भाई जो उष्णकटिबंधीय जलवायु है वो क्या है, इसमें आपका पूरे वर्ष भारी वर्षा होती है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर तक कोई सूखा मौसम नहीं है, वनस्पति घने सदाबहार वन आपके हैं, स्थान अमेजन हो गया, कॉन्गो बेसिन आपका, मलाया, इंडोनेशिया इसके अंतर्गत है भाई, ठीक है। आपका AM की बात करोगे आप, इसमें मानसून क्लाइमेट की बात करोगे, कि भाई जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु आपकी है, इसमें गर्मी में भारी वर्षा होगी, सर्दी में थोड़ी शुष्कता होगी। उदाहरण भारत का जो पश्चिमी तट आपका हो गया, दक्षिण पूर्वी एशिया आपका हो गया, तो इसको आपको थोड़ा सा देखते रहना है। फिर अगला B आपका आता है, श्रेणी आपकी शुष्क जलवायु की बात करता है। इसमें एक तो BW डेजर्ट क्लाइमेट, और एक BS यानी कि स्टेप क्लाइमेट आपका आएगा। इसमें आपकी वर्षा क्या है, 25 सेंटीमीटर से कम होती है, दिन और रात का तापमान अंतर बहुत अधिक होता है, स्थान आपका सहारा, अरब, थार का, मरुस्थल आपका कम नहीं ज़्यादा है, ठीक है, सॉरी वर्षा, ठीक है, वर्षा कम है, ठीक है। और शुष्क जलवायु में आपकी वर्षा क्या है, 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य होगी, घास में प्रमुख आपको देखने को मिलेगी, स्थान मध्य एशिया, अर्जेंटीना वाला क्षेत्र आपको इसमें देखने को मिलता है। श्रेणी C आपका समशीतोष्ण जलवायु है, इसमें आपका साल भर नम जलवायु एक आती है, एक आती है समशीतोष्ण मानसूनी जल, एक आती है भूमध्य सागरीय जल, तो इनको आपको थोड़ा सा देखते रहना है, ठीक है। अगला फिर आपका D है,
ठंडी महाद्वीपीय आपको जलवायु हो गया, इसमें ठंडी सर्दी बहुत जल्द पड़ती है, गर्मी की छोटी मौसम छोटे होते हैं, मध्यम होते हैं, वर्षा सीमित होती है, परंतु गर्मी में आपकी फोकस होती है, वनस्पति शंकुधारी वन होते हैं, स्थान रूस, साइबेरिया, कनाडा, इसमें आपको देखने को मिलते हैं। फिर आपका ई आई की श्रेणी आपकी जो ध्रुवीय क्लाइमेट है, पोलर क्लाइमेट है, इसमें आपका जो टुंड्रा क्लाइमेट आपका हो जाएगा, और टुंड्रा क्षेत्र आपका गर्मी में भी बर्फ नहीं पिघलती है, इतनी ठंड यहाँ पर रहती है। ठीक है, वनस्पति आपका मॉसिस आपका लाइकेन होता है, स्थान उत्तरी कनाडा, अलास्का, साइबेरिया के उत्तर वाला क्षेत्र आपके इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, फिर एक ई एफ आता है, आइस कैप क्लाइमेट, हिमावरण जलवायु, वर्ष भर आपकी बर्फ जमी रहती है, स्थान ग्रीनलैंड की बात कर लो, अंटार्कटिका की बात कर लो। ठीक है, तो वन्य वर्गीकरण भी अन्य कुछ हैं, इन्हें भी आपको सब देख लेना। ये आपका निष्कर्ष है, इससे आप लें। अगला है सागर तली की स्थलाकृतियाँ की, जो ओशन आपका फ्लोर आपका जो टोपोग्राफी है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जान लेना है कि सागर तली की स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी है। तो महासागर की सतह की जब बात करते हैं तो वो ऐसा नहीं है, सब सोचते हैं कि पानी समुद्र है तो समुद्र तल ऐसा होगा, वो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनी हैं उस तल में, समुद्र के तल की बात करें। ठीक है, जैसे आप बात करोगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करोगे, आप स्लोप की बात करोगे, आप अफजल प्लान की बात करोगे, आप मिड ओशन रिज की बात करोगे, और ट्रेंच की बात करोगे, तो बहुत सारी आपकी जो इस तरह करती विभिन्न संरचनाएं आपकी है, वो आपके महासागर की सतह में आपको देखने को मिलती है। आपका जो महासागर सतह है वो समतल नहीं है। ठीक है, सागर तली की अगर आकृति का अध्ययन की हम बात करें तो आपका किसी बाथीमेट्री में आपको बेसिकली हम करते हैं। ठीक है, और यह आकृति पृथ्वी की आंतरिक जो गतियों जो बेसिकली है, उनका संचयन अपचयन से भी बेसिकली आपकी निर्मित होती है। ठीक है, अब महासागरीय स्थलाकृति के मुख्य भाग की बात आती है, तो पहला आपका आएगा, 4 भाग प्रमुख आपके होते हैं। महाद्वीपीय प्रांत की बात करोगे, इसमें भी 3 भाग होते हैं। एक आप बोलोगे महाद्वीपीय शेल्फ आई, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करोगे तो एक तटीय क्षेत्र से लेकर आपके गहराई तक 200 मीटर तक फैला होता है। ठीक है, महाद्वीप का जो डूबा हुआ भाग है वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला बोलोगे कि भाई जो यहाँ पर क्या होगा, तेल मिलेगा, गैस नहीं, गैस, खनिज, जैव संसाधन प्रचुर मात्रा में आपके मिलते हैं। ठीक है, औसत ढाल इनकी 1 डिग्री से भी कम होती है। एग्जाम्पल उत्तर सागर की बात आप करो, जो आपका नॉर्थ सी का सेल्फ है, जो बंगाल की खाड़ी का सेल्फ है, तो ये इसी के एग्जाम्पल है। बी आपका महाद्वीपीय ढाल आता है कि सेल्फ के बाद जो गहराई अचानक बढ़ने लगती है, 200 मीटर से 300 से मतलब 3000 से 4000 मीटर तक आपकी गहराई होती है। और ये महाद्वीपीय और जो सागर तली के बीच की एक सीमा होती है, जहाँ सबमरीन आपकी होगी, जो आपके सबमरीन कैनियन है वो पाए जाते हैं, जैसे आपका हडसन कैनियन आपका हो गया, आपका ये सब चीज़ें आपको देखनी। ठीक है, फिर आपका है महाद्वीपीय उद्गार की बात करोगे, जो कॉन्टिनेंटल राइज की बात करोगे कि ढाल के नीचे आपका जो सेडिमेंट्स आपके जो अवसाद हैं उनके संचय से आपका ये बनता है भाई स्लोप, और जो आपका इनके बीच एक संक्रमण का क्षेत्र आपका कौन सा है, महाद्वीपीय उद्गार आपका है। ठीक है, तो पहला आपने देखा जो क्या है, महाद्वीपीय प्रांत आपने देखा किसमें, जो महासागर स्थलीय आकृति के 4 भाग हैं उसमें से पहला। दूसरा आपका कौन सा है, दूसरा आपका गहरी, जो आपका सागरीय मैदान आपके हो गए भाई, गहरे सागरीय आपके मैदान हो गए, तो ये सागर तली का सबसे समतल और जो गहरा आपका भाग है वो आपका यही है। ठीक है, इसमें गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है। यहाँ महीन अवसाद आपके होते हैं। ठीक है, वॉल्केनिक डस्ट आपकी होती है, आपका प्लैंक्टोनिक आपके रिमेन्स आपके जमा होते हैं। ठीक है, और इसे क्या है, अर्थ इज द फ्लैटेस्ट एंड द मोस्ट एक्सटेंसिव रीजन भी कहा जाता है। ठीक है, अर्थ इसलिए अर्थ बेसिकली अर्थ का, ठीक है, दुनिया का बेसिकली। एग्जाम्पल आपका जो अटलांटिक आपका हो गया, जो आपका पैसिफिक आपका हो गया, जो आपका बाकी चीज़ें इसमें आपकी दी हुई है। ठीक है, अब अगला आपका बोल रहा है कि जो मध्य महासागरीय आपका जो पर्वत श्रृंखला आपकी थर्ड है वो आपको देखनी है। ठीक है, ठीक है, तो मध्य महासागरीय पर्वत श्रृंखला की बात कर रहे हैं, तो ये समुद्र के मध्य में क्या होगी, एक लंबी पर्वत श्रृंखला बेसिकली आपकी अंडर वाटर जो माउंटेन चेन होती है, और ये आपका डाइवर्जेंट प्लेट आपकी जो प्लेट बाउंड्री है उससे बनती है, जहाँ नई सागर तली आपकी बन रही होती है, जिसे कहते हैं आपका सागर तली प्रसरण। ठीक है, इस श्रृंखला के बीच में एक रिफ्ट वैली आपकी दरार घाटी भी होती है। ठीक है, तो इसे आपको थोड़ा जानते रहना है। एग्जाम्पल क्या है, आपका जो मिड अटलांटिक आपकी रेंज है, ठीक है, इसकी लंबाई 16,000 किलोमीटर है, रीज आपका हो गया। ठीक है, ईस्ट पैसिफिक आपका हो गया, आपका इंडियन ओशन आपका जो रीज हो गया, इन्हें आपको थोड़ा सा जानते रहना है। इसे जो है ठीक है, इसे छोड़ दो। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है। ठीक है, तीसरा आपका और चौथा कौन सा आपका है कि जो आपकी गहरी सागरीय खाई आपकी जो है, जो आपकी ओशियनिक आपके ट्रेंचेस है, वो वाली बात करता है कि ये सागर तली के सबसे गहरे भाग होते हैं, और जो कन्वर्जेंट आपकी प्लेट बाउंड्रीज आपकी जो सम्मिलन आपकी सीमाएं हैं उन पर बनते हैं, और जहाँ एक प्लेट क्या है दूसरी के नीचे आपकी धंस जाती है। ठीक है, वो हमने समझा था ना इसे। ठीक है,
एग्जाम्पल वो मैरियाना ट्रेंच आपका हो गया है, जो टोंगा ट्रेंच आपका हो गया, फिलिपिन ट्रेंच आपका हो गया, जावा ट्रेंच हो गया, इन सब के बारे में आपको जानते रहना। जो मैरियाना ट्रेंच की बात करोगे तो उसकी जो गहराई है 10,000 मीटर, 11,000 मीटर, यानी कि माउंट एवरेस्ट से भी अधिक गहरा है वो, ठीक है। सागर तली की अन्य विशेषताओं की बात करोगे आप तो इन्हें आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। सागर तली के निर्माण के प्रमुख कारक तो प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करोगे आप, वॉल्केनिक एक्टिविटी की बात करोगे, सैंडमिशन की बात करोगे, आपका जो इरोजन भाई जो करंट्स इनकी बात करोगे, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा आपको देखना है। एग्जाम्पल आप थोड़ा देख लेना और निष्कर्ष आप देख लेना, ठीक है। अब है प्रवाल भित्ति एवं आपका जो प्रवाल व्यंजन की हम बात करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक्स हम बोल सकते हैं, चैप्टर बोल सकते हैं। इसको आपको अच्छे से करके जाना, ठीक है। अब प्रवाल भित्तियों की हम बात करते हैं तो पृथ्वी के जो महासागरों में आपकी जो पाई जाने वाली आपकी जो जैव भूवैज्ञानिक आपकी संरचनाएं होती है, जिन्हें हम बायो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं बेसिकली, जो क्या है सूक्ष्म समुद्री जीव बेसिकली हैं, जिन्हें हम कोरल बोलते हैं, ठीक है, कोरल पोलिस बोलते हैं, उनके द्वारा बेसिकली आपका निर्मित होती है, ठीक है। और मुख्यतः क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट आपका जो होता है CaCO3, इससे आपके बने होते हैं, और जो अपने शरीर से आपके पॉलिक्स अपने जो अपने शरीर से बेसिकली स्रावित करते हैं क्या जी, ठीक है। अब प्रवाल भित्तियों की बात करेंगे तो उष्ण कटिबंधीय और आपका जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, इसमें बेसिकली आपके ये पाए जाते हैं, जहाँ का तापमान आपका न्यूनतम होता है, मॉडरेट होता है, जहाँ तल का तापमान बेसिकली आपका 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक आपका ना अधिक ना कम बेसिकली आपका बना रहता है। अब प्रवाल क्या है, कोरल्स क्या है भाई, तो कोरल्स की हम बात करते हैं तो कोरल्स आपका एक मरीन इन्वर्टेबल इन इन्वर्टेट्स आपकी हैं, जो बिलोंग करती है आपका जो जाइलम, जो आपके सिंडेरिया, आपको इसे आप देखो भाई, ठीक है। रुको मैं आपको इसे सिंपल ऐड कर देता हूँ आपको, ठीक है। तो प्रवाल अरे फिर बच्चे कमेंट करते हैं फिर ना कि मतलब प्रॉपर हिंदी में जो वर्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा प्रॉपर हिंदी में कर लिया। तो प्रवाल हम देख रहे थे, प्रवाल क्या है भाई, कि प्रवाल वो समुद्र में रहने वाले एक अकशेरुकी जीव है, इतना समझना है आपको। और ये सहचर आपका अंतकोश के जीव जो बेसिकली उसकी श्रेणी में आते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। प्रवाल क्या होंगे, ये छोटे आपके जीवित पॉलिप्स आपके ऐसे समूह से बने होते हैं, ठीक है। और जो एक साथ मिलकर के जो प्रवाल आपका भित्ति है, कोरल रीफ है, उसका निर्माण करते हैं, ठीक है। और जो जक्सानथेला आपका नामक एक जो सहजीवी शैवाल है, ये उसके साथ बेसिकली रहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से इन्हें पोषण बेसिकली प्रदान करता है, समझ गए। तो रात में बेसिकली ये स्वयं भोजन भी ग्रहण करते हैं आपका जो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। तो इन्हें आपको थोड़ा सा देखना है प्रवाल के माध्यम में, प्रवाल के संबंध में बेसिकली। अब है प्रवाल भित्तियों के प्रकार। तो प्रकार की बात आओगे तो आपके जो चार्ल्स डार्विन के अनुसार जो प्रवाल भित्तियों को 3 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। आपका फ्रीजिंग रीफ आपका हो गया, आपका बैरियर रीफ आपका हो गया, आपका अटल हो गया। अब जो फ्रीजिंग रीफ आपका हो गया वो बेसिकली तट से सीधे जुड़ी होती है, ठीक है। महाद्वीप या द्वीप के किनारे के पास पाई जाती है, जैसे मालदीव में आपका जापान, रेड सी, इसमें आपकी फ्रीजिंग रीफ ही है। बैरियर रीफ ये है तट से एक लैगून द्वारा क्या अलग होती है, और महाद्वीप से बेसिकली आपका दूर स्थित होती है और समांतर आपकी चलती है। जो ग्रेट बैरियर रीफ आपकी ऑस्ट्रेलिया की है, वो इसी का एग्जाम्पल है। एटॉल आपका आता है, ये वृत्ताकार आपकी रीफ होती है जो लैगून को घेरे रहती है, ठीक है। और पहले आपके पहले ज्वालामुखी द्वीपों के चारों ओर बनी आपकी, बाद में द्वीप डूबने से आपका केवल वृत्ताकार रीफ आपका बच जाता है, ठीक है। लक्षद्वीप आपका, आइसलैंड आपका जो है इंडिया में आपको हो गया, इनको आपको थोड़ा सा देखते रहना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको थोड़ा सा देखते रहना है, ठीक है। प्रवाल भित्ति की आवश्यक परिस्थितियां है कि आपको प्रवाल जो भित्ति है बेसिकली उसकी वृद्धि के लिए कौन कौन सी आवश्यक परिस्थितियां आपके पास होनी चाहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि तापमान आपका मॉडरेट होना चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान आपका रहना चाहिए, गहराई बस 30 से 50 मीटर आपकी होना चाहिए, ठीक है, जहाँ तक आपका सनलाइट पहुँच सके, जो आपका सनलाइट जोन आपका हो, ठीक है। लवणता 27 से 40 डिग्री के मध्य आप होना चाहिए। शुद्ध जल आपका होना चाहिए, जो कि आपका गाद रहित आपका जल हो, ठीक है। तो इसे आपको थोड़ा सा ये आपकी अवस्था है। प्रकाश, पर्याप्त में प्रकाश मिले भाई, ठीक है, क्योंकि स्थान की बात करो कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आपको जो ट्रॉपिक वो जो कैंसर बेसिकली है, उनमें के बीच आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। अब विश्व के प्रमुख प्रवाल भित्तियों की बात कर रहे हो आप, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ आपकी है, विश्व की सबसे बड़ी आपकी है, लगभग 2300 किलोमीटर लंबी है। भारत में आओगे लक्षद्वीप आपकी है, अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार में आपका है, प्रशांत महासागर में आपकी है, कैरिबियन सागर में आपकी है, ठीक है। तो इन्हें आपको थोड़ा सा देखते रहना है। अब भारत में प्रवाल भित्तियों के बारे में अगर बात आए तो आप लक्षद्वीप का उल्लेख करोगे, अंडमान निकोबार का उल्लेख करोगे, गल्फ ऑफ मन्नार की बात करोगे तमिलनाडु में, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात की बात करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लक्षद्वीप में अटॉल की है, अंडमान निकोबार में आपकी जो फ्रिंजिंग बैरियर है दोनों, और गल्फ ऑफ मन्नार में फ्रिंजिंग, और गल्फ ऑफ कच्छ में आपका ये प्लेटफॉर्म रीफ आपकी है, ठीक है।
अब इंपॉर्टेंट आपका एक आता है प्रवाल व्यंजन, इसको भी थोड़ा सा आपको देखना है। अब जो कोरल ब्लीचिंग क्या है भाई बेसिकली, अब जब प्रवाल क्या होगा, ठीक है, जब कोरल आपका पॉलिप्स क्या होंगे, जब प्रवाल बेसिकली उनके भीतर रहने वाले कि आपका जो शैवाल आपका है, जुंतोस्थिला आपके सवाल बेसिकली है शैवाल हैं, इनके बीच एक सहजीवी संबंध टूट जाता है जब, ठीक है, तो प्रवाल क्या होगा, ये अपना रंग खो देते हैं और सफ़ेद बेसिकली हो जाते हैं, और इसे बेसिकली आपका कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। समझिए कारण क्या है कि भाई जो उनकी परिस्थितियाँ उनके अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, जब उनमें अगर चेंजेस आएगा, चेंजेस कैसे आएगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से आएगा, प्रदूषण के आपकी वजह से आपका ग्लोबल वार्मिंग, इनसे आपका आएगा, ठीक है, आपका समुद्री तापमान में आपकी वृद्धि हो रही है भाई, आपकी ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है, 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से आपकी ब्लीचिंग शुरू हो जाती है। अतिरिक्त सूर्य विकिरण की बात आप करो, यूवी रेस के प्रभाव से आपके शैवाल आपके मर जाते हैं, ठीक है, एल नीनो का अलग से इफेक्ट पड़ता है, उष्ण जल होता है उसके कारण ब्लीचिंग घटनाएं बढ़ती है। प्रदूषण की बात क्या होती है, रासायनिक अपशिष्ट आपका तेल प्लास्टिक और जो कृषि अपवाह है उनसे ब्लीचिंग की समस्या बढ़ती है। आपका जो सुपोषण बेसिकली आपका जो ओशन एसिडिफिकेशन आपका है, CO2 के अधिक घुलने से आपका पीएच घटता है, CaCO3 बनने कठिन आपका हो जाता है। आपका जो कोस्टल डेवलपमेंट आपका जो टूरिज्म हो गया, उससे बेसिकली आपका जो मानव दबाव से प्रभाव को आपको नुकसान पहुंचा है, ठीक है, इसे आपको थोड़ा सा जानते हैं। प्रभाव क्या होगा कि प्रवाल जो परिस्थितियाँ हैं, जो प्रवाल जो है बेसिकली आपका जो इकोसिस्टम तंत्र का बेसिकली आपका नाश हो जाएगा, ठीक है, आपका जो मरीन बायोडाइवर्सिटी आपकी उसकी लॉस होगा, आपको मत्स्य उद्योग पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तटीय जो आपका कोस्टल आपका इरोजन है बेसिकली तटीय क्षरण है उसमें वृद्धि होगी, और स्थानीय समुदायों की आजीविका भी पर भी आपका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब हाल के प्रमुख एग्जाम्पल में कुछ हैं, इन्हें आप देख लेना भाई, ठीक है। संरक्षण के उपाय ये कुछ वैश्विक हैं, कुछ राष्ट्रीय हैं, कुछ स्थानीय, इन्हें आप थोड़ा सा उपाय के संदर्भ में आपको देखते हुए जाना है, और ये आपका निष्कर्ष हो जाएगा, ठीक है। अगला देखना है हमें कि महासागर जल का तापमान एवं लवणता, इसे आपको देखना है, ठीक है, ठीक है। तो अगला है कि जो महासागरीय आपका जल है, जो उसका तापमान और जो लवणता संबंधित चीज़ें आपको देखनी है। तो जब इसमें क्या है कि जो आपका महासागरीय जल का तापमान और लवणता, ठीक है, तो इसमें सवाल से बनता है कि तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, तो दो इस टाइप के मोस्ट क्वेश्चन ऐसे आपके ऐसे ही बनते हैं। तो वैसे आपके उनके लिए आपको तैयार रहना ही रहना, ठीक है, बाकी आपको पढ़ना है थोड़ा सा। इसका परिचय आप देख लो भाई, जो महासागर का जल आपका जो ओशन वाटर आपका हो गया, उसका तापमान और लवणता, ये दोनों में बेसिकली आपका मतलब भिन्न हम बात करें, ठीक है, अलग आपको होता है। ये गुण क्या आपका जो महासागरीय आपकी धाराएं आपकी हो गई, जो समुद्री जीवन आपका हो गया, और जो जलवायु प्रणाली है उनको बेसिकली प्रभावित करने का काम करती है, ठीक है। और समुद्री जल में आपका जो सॉलिड लवण आपका है, जो आपके सॉल्ट्स हैं कौन कौन से, सोडियम क्लोराइड आपका हो गया, MgCl2 आपका हो गया, MgSO4 आपका हो गया, CaCO3 आपका हो गया, ये आपके बेसिकली क्या है, आपके मुख्यतः आपके सॉलिड लवण है समुद्री जल में, ठीक है। अब जो तापमान की हम बात कर रहे हैं कि महासागरीय जल का तापमान, तो तापमान यानी कि जो महासागर में पानी की जो उष्मा ऊर्जा है उसकी मात्रा कितनी है, ठीक है, और ये सतह से बेसिकली गहराई तक आपके अक्षांश के अनुसार बेसिकली आपका बदलता रहता है, ठीक है। अब प्रभावित करने वाला कारक कि भाई महासागरीय तापमान को आप ये लिख, महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, सौर विकिरण की बात करोगे आप, ठीक है, भूमध्य रेखा में अधिक होगा, ध्रुवों की ओर कम होगा भाई, जैसे आप बढ़ते होगे उसमें कमी आती रहेगी। धाराओं की बात करोगे, गर्म धाराओं में ताप बढ़ाती है, ठंडी धाराएं ताप घटाती है। अक्षांश की बात आप करोगे, उच्च अक्षांश होगा तापमान कम होगा, भूमध्य में तापमान अधिक होगा, ठीक है। गहराई की बात करोगे, जितनी ज़्यादा गहराई होगी, गहराई बढ़ने पे तापमान आपके सतह की तुलना में आपका तापमान घटता जाएगा। मौसम की बात करोगे, सीजन क्लाउड कवर की बात आप करोगे कि मौसम और बादल तापमान भी बेसिक तापमान भी आपको क्या है, उसको तापमान को प्रभावित करते हैं, कौन, मौसम और बादल, ठीक है। स्वच्छ पानी का जलवायु पानी की इसमें कौन सी भाव आ रही है, स्वच्छ पानी आ रही है, ताज़ा पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी जो पिघलते ग्लेशियर आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी पड़ती है, ठीक है। अब तापमान का वितरण की बात करिए कर रहा है, तो क्षैतिज में आप देखोगे, ऊर्ध्वाधर में देखोगे तो इक्वाटर में आपका 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान आपको देखने को मिलता है। पोलर रीजन में आपको 0 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम आपका तापमान रहता है। ऊर्ध्वाधर आप जाओ तो सरफेस जो लेयर बेसिकली हम बात करें, ठीक है, तो सरफेस लेयर पे आपको जो तापमान बेसिकली आपका जो है 0 से 200 मीटर तक आपका जो तापमान रहेगा समुद्र महासागर तल का, ये तो ये मानो कि आप 200 मीटर तक का है, ये उच्च तापमान रहेगा। ये आपका 200 से 1000 मीटर का आपका ये तेजी से आपका घटना शुरू होगा, और फिर आपका जो 1000 के बाद आपका क्या होगा, आपका स्थिर एक डीप वाटर में तापमान आपका स्थिर रहता है 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच, समझ गए। तो इनको आपको थोड़ा सा देखते रहना है। अब महासागरीय जल की लवणता की बात कर रहा है कि जो आपकी सैलिनिटी आपकी है, सैलिनिटी आपकी जो है ओशन वाटर की, उसकी बात कर रहा है। लवणता मतलब ये समझो कि 1000 ग्राम जो समुद्री जल होगा, यानी 1000 ग्राम जो आपका समुद्री
जल है बेसिकली, उसमें जो घुले लवण हैं उनकी मात्रा कितनी है, पार्ट्स पर थाउजेंड इन परसेंट की बात कर रहा है। ठीक है, कि भाई 1000 ग्राम जो आपका जो समुद्री जल है उसमें कितने घुले लवण की मात्रा क्या है, वही आपकी महासागरीय जल की लवणता होती है। औसत कितना बताया गया, 35 आपका होना चाहिए, 35%। ठीक है, पर थाउजेंड। ठीक है, मुख्य लवण आप बात करोगे वही जो हमने ऊपर देखा, सोडियम क्लोराइड आपका हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड आपका हो गया, आपका मैग्नीशियम सल्फेट आपका हो गया, और कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपके इंपॉर्टेंट मुख्यतः आपके लवण है। प्रभावित करने वाले कारक की भाई जो महासागरीय लवणता को, वो था तापमान, ये था महासागरीय लवणता। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, वाष्पीकरण बोलोगे आप, वर्षा बोलोगे, नदी प्रवाह बोलोगे, बर्फ का जमना या पिघलना बोलोगे, धाराएं बोलोगे। वाष्पीकरण कैसे, अधिक वाष्पीकरण होगा लवणता बढ़ेगी, वर्षा अधिक वर्षा होगी लवणता घटेगी, नदी का प्रवाह अगर मीठा जल है तो लवणता घटेगी, अगर खारा जल है तो लवणता बढ़ेगी, बर्फ का जमेगा, जमना पिघलना बेसिकली इनसे जमने से आपकी लवणता बढ़ती है, और पिघलने से आपके पानी उसमें बढ़ता है तो उससे आपकी लवणता घटती है। धाराओं की बात करोगे, गर्म धाराएं लवणता बढ़ाएगी, ठंडी धाराएं आपकी लवणता घटाएगी। तो ये आपके जो प्रमुख कारक हैं इनको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, लवणता का वितरण आपको कह रहा है कि एक क्वार्टर आपका रीजन होगा, और 35% की बात कर रहा है पर थाउजेंड। सब ट्रॉपिकल में 37 आपको उच्च वाष्पीकरण के कारण, ठीक है, 20 से 40 के बीच। पोलर रीजन में आपका न्यूनतम 30 तक होता है। ठीक है, तो इन्हें आपको थोड़ा सा दिखते रहना है। ऊर्ध्वाधर वितरण की बात ये कर रहा है कि सतह पर परिवर्तनशील रहता है, और गहराई में लगभग आपका स्थिर 34 से 35 आपका रहता है। ठीक है, इनको आपको थोड़ा सा जानते रहना है। अब तापमान लवणता का संबंध ये आप थोड़ा देख लेना। ठीक है, आपका महत्व क्या है ये आप देख लेना, कि महासागरीय धाराओं और जलवायु प्रणाली को नियंत्रित करता है, समुद्री जीवों के लिए एक हैबिटेट निर्धारित करने का काम करता है, और समुद्री संसाधनों और जो मानवीय गतिविधियां हैं उनके लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। ठीक है, और ये निष्कर्ष आपको देखते रहना है। ठीक है, अगला क्या है, मृदा की बात कर रहा है। ठीक है, ये हम देखते हैं। अब मृदा में आपको देखना है कि मृदा है क्या। मृदा मतलब पृथ्वी की सतह पर जो आपकी पाई जाने वाली जो पतली परत है, जिसमें आपकी खनिज, कार्बनिक पदार्थ, पानी और वायु से जो बेसिकली आपकी बनी होती है। ठीक है, और ये वनस्पति और मानव जीवन के लिए एक आधार का काम करती है। मृदा जो क्या है, भूविज्ञान, जलवायु और जीव विज्ञान बात करें और स्थलाकृति की बात करें तो इनका परिणाम है। ठीक है, तो मृदा बेसिकली आपका भूविज्ञान, जलवायु विज्ञान, जीव विज्ञान, स्थलाकृति इनका परिणाम होती है। अब मृदा के घटक की बात कर रहा है, कौन कौन से घटक हैं, तो एक तो उसमें खनिज कण होंगे, एक कार्बनिक पदार्थ होंगे, जल होगा, वायु होगा। तो ये बेसिकली उसके मृदा के मुख्य घटक हैं। कार्बनिक कण में कौन कौन से, मिट्टी के कण, बलुआ, शिला, अवशेष, चिकनी मिट्टी, ये सब आपका इसके अंतर्गत आगे। खनिज कण के अंतर्गत कार्बनिक पदार्थ में क्या है कि पौधों और जीवों के अवशेष आपके हो गए, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने का काम करते हैं। जल, ये पौधों के लिए पोषण और लाइफ सपोर्ट का काम करते हैं भाई। आप वायु में आओगे तो मिट्टी में गैस का संतुलन आपका हो गया, पौधों की जड़ को ऑक्सीजन वगैरह हो गया। इन सब चीज़ों को वितरण संबंधी चीज़ें आपको देखना है। ठीक है, मृदा के प्रकार देखोगे तो ये थोड़ा सा आप जो क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल है इसे आप थोड़ा सा देख के चल जाना। तो भौगोलिक आधार पे आपको कितना भाई, एक तो रेतीली मिट्टी है आपकी, मृदुल मिट्टी आपकी होगी, मिट्टी आपकी होगी जो क्ले मिट्टी आपकी होगी। ठीक है, आपकी काली मिट्टी आपकी होगी, पीली मिट्टी आपकी होगी, आपकी अ, उर्वर आपकी होगी, सॉल्टी मिट्टी आपकी होगी। तो ये इनको आपको देखना है। ठीक है, और कोशिश करनी है कि आपको इंडिया का मैप बनाना आ जाना चाहिए अच्छे से, कि आप किस तरीके से इंडिया के मैप को थोड़ा सा वो कर रहे हो। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको बनाना सीखना है, इंडिया का भी वर्ल्ड का भी आपको पूरा मैप सीखना है। और जब ऐसे आपके इंडिकेशन वाले आपके सवाल आते हैं तो आपको सीधा मैप बेस पे जाना है और मैप पे आपको बताना है। अब भौगोलिक आधार अगर मृदा का प्रकार पूछा है तो आपने इसका इंट्रो देखे और सीधा मैप बनाए। अब मैप में आपने दिखा दिया कि थार में आपका रेतीली मिट्टी है भाई, आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन्स है वहाँ आपके आपकी मृदुल मिट्टी आपकी होगी, आपकी काली मिट्टी दक्कन की पठार में आपकी काली मिट्टी है। इस तरीके से आप दिखाओगे तो आपको जो आंसर आपका होगा और अच्छा बन जाएगा। ठीक है, और वर्गीकरण अगर वैज्ञानिक आधार पर करें, ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा देखते रहना। ठीक है, अब मृदा का गठन की हम बात कर रहे हैं, तो मृदा का निर्माण बेसिकली अब हो रहा है कई कारकों के द्वारा होता है भाई। ठीक है, एक होता है रिलीफ या टोपोग्राफी के माध्यम से, कि ढाल पर जल निकासी कैसी है, तलछट संचयन के माध्यम से इसकी भूमिका होती है। आपका मौसम एक आप कारक निभाता है, तापमान और वर्षा की भूमिका निभाता है। अपक्षय होगा, मतलब तापमान बढ़ेगा, वर्षा होगी, अपक्षय बढ़ेगा, आप ह्यूमस निर्माण निर्माण आपका होगा। पेरेंट रॉक की बात कर रहा है कि जो मूल चट्टान कैसी थी, ये भूमिका निभाता है। ठीक है, मूल खनिज और मूल तत्व बेसिकली प्रदान करती है मिट्टी में। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, पौधे, कीड़े, सूक्ष्म जीव जो हैं वो बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर आपका बनाते हैं। टाइम और समय की बात करो, अधिक समय आपका परिपक्व मिट्टी की परिपक्व मिट्टी बनेगी, और कम समय में आपकी अनमेच्योर आपकी फसल बनेगी। ठीक है, अब मिट्टी का महत्व क्या है ये आप सबको बताने की जरूरत तो है नहीं, आपको पता ही है। ठीक है,
आपका भारत में प्रमुख मृदा प्रदेश हैं, तो उत्तर भारत की बात करोगे आप, दक्षिण भारत की बात करोगे, पश्चिम, पूर्वोत्तर और तटीय, ये 5 प्रदेश। इस पर भी आपको मैप बेस आपको जानना है, ठीक है, ऐसे नहीं मैप है, सॉरी, ठीक है। तो मैप बेस आपको जानने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब अगला है उत्तर भारत में गेहूं धान आपका गन्ना, दक्षिण भारत में कपास सोयाबीन, पश्चिम में आपका बाजरा ज्वार, आपका पूर्वोत्तर में चाय कॉफी और तटीय क्षेत्र में नारियल हल्दी, ठीक है। निष्कर्ष आपको देख लेना, ठीक है। अगला है भारत की अवस्थिति, पड़ोसी राष्ट्र और विशेषताएं, ये आपको देखनी है, ठीक है। अब ये ज्योग्राफिकल आपको इंडिकेशन जो है बेसिकली भारत की अवस्थिति के संदर्भ में, तो आपको ये थोड़ा सा याद करना कि अक्षांश कितना है, ठीक है। आपका देशांतर आपका जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 36 डिग्री 6 मिनट तक जो है देशांतर कितना आपका है, वो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, जो बेसिक लंबाई चौड़ाई, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे आपका सिंपल सवाल आ गया तो वहाँ पे इन डेटा को आप थोड़ा सा देख सको। महाद्वीपीय अवस्थिति ये भी आपको पता ही है, ठीक है। भारत के पड़ोसी राष्ट्र की हम बात करेंगे तो उत्तर में है चीन है, नेपाल है, भूटान है, लगभग 3488 किलोमीटर की आपकी सीमा है चाइना के साथ, 3380 है, नेपाल 250 है, भूटान के साथ लगभग 699 किलोमीटर है। पूर्व में म्यांमार बांग्लादेश है, पश्चिम में पाकिस्तान है, दक्षिण में समुद्री सीमा है। तो ये बेसिक कोर जानकारी आपके पास है, बस थोड़ा सा चीज़ आप रिवाइज करके चल जाना। भौगोलिक विशेषताओं की बात आओगे अगर भारत के संदर्भ में, तो भारत हिमालय और पठार दोनों प्रकार की स्थलाकृतियाँ रखता है भाई। उत्तर में हिमालय पर्वत हैं जो प्राकृतिक सीमा और जलवायु पर प्रभाव डालने का काम करते हैं। दक्षिण में आपके दक्षिण भारतीय पठार बेसिकली हैं, उष्णकटिबंधीय जलवायु आपको देखने को मिलती है। पूर्व में आपके ब्रह्मपुत्र और मेघना की नदियाँ आपकी हैं, पश्चिम में थार मरुस्थल है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा जानना है। अब है कि भारत की विशेषताएं कौन कौन सी है जो आपका इसमें, एक तो बोलोगे आप, एक भू आकृतिक विशेषताओं की बात करोगे, ये सारी आप बताओगे, लंबी तटरेखा की बात करोगे, हिमालय से लेकर तो दक्षिण तक की आपकी विभिन्न भू आकृतियाँ हैं, प्रमुख नदियाँ आपकी होगी, द्वीपीय समूह हो गए, ये सब आगे आ जाएगी भू आकृतिक विशेषताओं के अंतर्गत। आप बोलोगे भौगोलिक स्थिति के लाभ क्या मिले हैं भाई, आपका एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन आपको मिली है, इससे आपको जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें एक अच्छी आपकी भूमिका है। आप जो मैरीटाइम ट्रेड आपके रूट्स पर आपके आसान पहुँच आपकी रहती है, विविध जलवायु आपके पास है, आपका जो कृषि उत्पादन इस पर आपका बेस काफ़ी अच्छा हो जाता है, ठीक है। पर्यटन और जैव विविधता में आपकी समृद्धता आपकी बनी है, हिमालय से आपका पर्वत आपके पास बना हुआ है, ठीक है। आपके पास जो वन संसाधन आपके पास बहुत भरपूर मात्रा में है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको देखते रहना है। अब भौगोलिक स्थिति की चुनौतियाँ कौन कौन सी भाई, कि सीमाओं पर जो सुरक्षा और जो रणनीतिक दबाव बना हुआ है पाकिस्तान चीन की तरफ से, हिमालय क्षेत्रों में भूस्खलन की समस्या जो है, भूकंप की समस्या जो है, आपदा की समस्या बनी हुई है, पूर्वोत्तर सीमाओं में कठिन पहुंच आपकी जो है, ठीक है, अवसंरचनात्मक जो विकास उस तरीके का नहीं हुआ है, ठीक है। निष्कर्ष क्या बोलोगे कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, हाँ, मतलब जो आपका ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है इसे स्ट्रेटेजिकली और जो क्लाइमेटिकली बेसिकली क्या है और इकोनॉमिकली महत्वपूर्ण बनाती है। इसकी जो भौगोलिक विविधता क्या है, हिमालय से लेकर समुद्री तट तक कृषि जलवायु और प्राकृतिक संसाधन विविधता आती है। तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई है, बस थोड़ा सा आपको कंसोलिडेट करके आपको अपने यहाँ से लिखना होगा, ठीक है। अगला है भारत के स्थलाकृतिक प्रदेश, ये आपको थोड़ा सा देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या देखना है भाई कि एक तो आप ये देखो कि भारत का है एक भौगोलिक दृष्टि से आपका विविध जो है ऐसा डाइवर्स वाला देश है, ठीक है। इसकी स्थलाकृति भारी पर्वत मिलते हैं, पठार मिलते हैं, मैदान मिलेगा, तटीय क्षेत्र मिलेगा, इनसे मिलकर बनी हुई है। स्थलाकृति कृषि जलवायु निवास उद्योग और परिवहन को बेसिकली प्रभावित करने का काम करती है, ठीक है। अब भारत के मुख्य स्थलाकृतिक प्रदेश की हम बात करते हैं तो 6 आपके मुख्य स्थलाकृतिक क्षेत्र आपके बांटा जाता है। आप हिमालय की बात करते हो, पठार की बात करते हो, ठीक है। आप जो नॉर्थन जो प्लेन्स आपका है, इंडो गंगेटिक प्लेन्स आपका होगा, इसकी बात करते हो। तटीय क्षेत्र की बात करते हो आप, थार मरुस्थल और पश्चिमी जो भूभाग क्षेत्र आपका है, डेजर्ट की बात करते हो। आपका जो द्वीपीय क्षेत्र आपके इनकी बात आप करते हो, ठीक है। इन बातों को थोड़ा सा इन जो भू आपके मुख्य आपके जो स्थलाकृतिक देश हैं क्षेत्र हैं, इन्हें आपको जानना है, ठीक है। अब हिमालय की बात करो आप, ठीक है। तो उत्तर में स्थित है भाई विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला आपकी है, लंबाई 2500 किलोमीटर है, चौड़ाई 200 से 400 किलोमीटर है। उप विभाजन आप देखते हो जो आपका जो उच्च हिमालय, मध्य हिमालय, आपका जो सतह हिमालय, शिवालिक आपका जॉब करते हो ना, वो सब इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। प्रमुख नदियाँ आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, जमुना निकलती हैं। विशेषता क्या है, भूकंप प्रवण है, जल संसाधन समृद्ध है आपकी, ठीक है। इन्हें आपको बताओगे। उत्तरी मैदान आप बताओगे कि भाई जो आपका हिमालय से लेकर विंध्य आप और सतोड़ा आपका पर्वत श्रृंखला है उस तक फैला हुआ है। सिंधु और गंगा आपके ब्रह्मपुत्र नदियों की अवसादित भूमि है। क्षेत्रफल लगभग 7 लाख किलोमीटर का स्क्वायर का आपका क्षेत्रफल है। मिट्टी क्या है आपका, मिट्टी आपकी क्या है, उर्वरता में सर्वश्रेष्ठ आपकी बनी हुई है। प्रमुख राज्यों का आपको उल्लेख कर दिया। विशेषताएं क्या है, कृषि प्रधान है, घना जनसंख्या है, जल निकासी अच्छी है, बाकी चीज़ें आपने बता दी भाई। भारतीय पठार की बात करोगे आप कि जो प्राचीन स्थिर स्थल है भाई, आपका विंध्य और सतपुड़ा की जो पहाड़ी है उनके द्वारा उत्तरी मैदान से इसलिए ये अलग होता है। प्रमुख भाग दक्षिण पठार की बात करते हो आप, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट बेसिकली इसी के पार्ट है।
ठीक है। मिट्टी में आप बात करोगे तो आप काली मिट्टी आपकी होगी, आपकी लाल मिट्टी आपकी होगी, आपकी लैटेराइट मिट्टी होगी, इनको आपको थोड़ा सा जानते रहना। विशेषता क्या है कि खनिज समृद्ध है, उष्णकटिबंधीय आपकी जलवायु है, नदी प्रणाली गोदावरी कृष्णा कावेरी आपको देखने को मिलती है। चौथा आपका है तटीय क्षेत्र। तो भारत के समुद्री किनारों पर जो फैला आपका क्षेत्र है सभी राज्यों में, ठीक है, इनकी बात आप करोगे, आप बिल्कुल वहाँ पश्चिम ये महाराष्ट्र से लेके और सीधा आपका इधर पश्चिम बंगाल तक, ठीक है, गुजरात महाराष्ट्र लेके, ठीक है, भारत के समुद्री किनारों पर फैले हुए हैं भाई। पश्चिमी तट में आपका नैरो नैरो आपका रॉकी आपका वेस्टर्न घाट के पास आपका स्थित है। पूर्वी तट में आप जाओगे तो वाइड बना हुआ है डेल्टेटिक डेल्टिक आपका जो प्लेन्स आपके हो गए, जो आपका गंगा डेल्टा आपका हो गया, महानदी आपका डेल्टा, कृष्णा गोदावरी, इन संबंधित है। विशेषताएं क्या है, समुद्री बंदरगाह है, पर्यटन आपका उर्वरता, आपके जो डेल्टाई आपकी मृदा है वो आपको देखने को मिलती है। पांचवा मरुस्थल और अर्धशुष्क क्षेत्र की बात करोगे आप, कि आपका जो थार का मरुस्थल आपका हो गया, वायुजनित रेत आपकी है, कम वर्षा है, पश्चिमी भारत में फैला हुआ है, विशेषताएं कम कृषि है। पर्यटन की बात करोगे आप, सीमाई सुरक्षा की बात करोगे, इनसे संबंधित चीज़ें इसमें के अंतर्गत हैं। द्वीपीय क्षेत्र की बात करो आप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करो, लक्षद्वीप की बात करो आप, ठीक है, कि उष्णकटिबंधीय जलवायु आपकी उत्पत्ति हुई है बेसिकली। आपके प्रवाल द्वीप की आपकी समुद्री पारिस्थितिकियाँ, आपकी विशेषताएं, जैव विविधता, समुद्री पर्यटन, समुद्री संसाधन, ये सब बेसिकली द्वीपीय क्षेत्रों की विशेषताएं हैं, ठीक है। और एंड में आप देख लोगे निष्कर्ष, ठीक है, कि भारत की जो भौगोलिक विविधता है बेसिकली इसे कृषि, उद्योग और जलवायु और जल संसाधनों में आपका विशेष बनाती है, ठीक है, ठीक है। और हाँ बाकी और हिमालय से लेकर पठार आपका हो गया, मैदान तट आपका हो गया, इनकी विविधता जो है भौगोलिक, आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से आपकी महत्वपूर्ण है, और इस तरह करती है आपकी जलवायु, जनसंख्या वितरण, आर्थिक गतिविधियों को भी आपकी कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है। अब कितने हो गया, हाँ 20वां आपका है भारत की जलवायु विशेषताएं, ठीक है, आपके भारत की जो क्लाइमेट है उसे पढ़ना है, इसमें भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो बेसिकली है कि जो भारत की जलवायु है वो आपके ट्रॉपिकल है, आपको पता ही है, ठीक है, आपकी उष्णकटिबंधीय जलवायु है भाई। इसकी जो भौगोलिक विविधता आपकी है, जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो समुद्री स्थिति है, उसके कारण आपकी जो आपकी विविध आपकी बनी हुई है, डाइवर्स भी है, मतलब भारत की जलवायु तो खैर उष्णकटिबंधीय आपकी है, लेकिन जो भारत की आपकी भौगोलिक विविधता आपकी है, जो पर्वत श्रृंखलाएं इसमें हैं, जो समुद्री स्थिति है, उसके कारण क्या है, इसकी जो है बेसिकली आपकी डाइवर्स जलवायु भी आपको देखने को मिलती है। अब भारत की जलवायु पर मुख्यतः आपका जो आपका सोलर रेडिएशन आपका हो गया, पर्वत पठार आपका हो गया, समुद्री प्रभाव आपका हो गया और मानसून हो गया, इन सबका बेसिकली आपका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब जलवायु निर्धारण के कारक कि भारत, सवाल बनेगा कि भारत की जलवायु को निर्धारित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। तो अक्षांश की बात करोगे आप, कि भारत के 8 डिग्री मतलब से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ में क्या है, सूर्य किरणों का कोण इस पर पड़ता है, उत्तर दक्षिण भिन्न स्वरूप में। आपका पर्वत की बात करोगे आप, माउंटेन्स रिलीफ की बात करोगे आप, कि हिमालय की बात करोगे कि उत्तर में आपकी ठंडी जलवायु मिलती है, मानसून का मार्ग अवरोध का काम करता है बेसिकली आपका। सागर की बात करोगे आप, अरब सागर, बंगाली खाड़ी से मानसून जो आपका है वो आपके आर्द्रता प्रभावित होती है। भूमि की सतह की बात करोगे, पठार और मैदान क्या है, वो तापमान में आपकी भिन्नता लाने का काम करते हैं भाई। इसके अलावा आपकी जो वायु परिसंरचना आपका हो गया, ठीक है, मानसूनी वायु, पश्चिमी विक्षोभ, इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा जानते रहना, मुख्यतः ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन प्रभाव को देखने को मिलता है। तो जो आपका भारत की जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक हैं, इनको इस वाले टॉपिक को थोड़ा सा आपको अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, सभी आयाम से आप करके जाना, ठीक है। आई होप कि इसमें आपका सवाल बन जाए। अब भारत की जलवायु के मुख्य प्रकार की बात कर रहा है, ठीक है। तो भारत की जलवायु को कोपेन ने क्या किया, पारंपरिक दृष्टि से समझा जा सकता है, जो कोपेन ने क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। आपको इसको भी अगर सवाल ऐसा आता है तो आपको मैप बेसिस पे आपको जाना है, आपको इंडिया का मैप बनाना है और मैप पे आपको दिखाना है कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी आपकी जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय आपकी जो ग्रीष्म मानसूनी है, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार में आपका हो गया, भारी वर्षा है, उच्च आर्द्रता है, वर्षा 2000 से 4000 mm तक आपको देखने को मिलती है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क आपको बोलोगे भाई कि राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत में आपको मिलती है, कम वर्षा होती है, 500 mm से भी कम आपको देखने को मिलती है। गर्म दिन होते हैं, ठंडी रातें आपकी होती है। उपोष्ण कटिबंधीय शीत मानसूनी की बात करोगे आप, उत्तर भारत और गंगा जो मैदान आपका है, बिहार, पश्चिम बंगाल तक होता है, मानसून से वर्षा होती है, सर्दियों में ठंडी हवाएं चलती है, गर्मियों में 40 डिग्री सेल्सियस तक भी आपका तापमान हो जाता है। पर्वतीय जलवायु की बात करोगे तो हिमालय का जो क्षेत्र आपका हो गया, ऊंचाई के अनुसार तापमान घटता है, बर्फबारी होती है, ठंडे और सर्द मौसम इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है। अब है मानसून के बारे में, कि मानसून ऑफ इंडिया, कि भारत की जलवायु का मुख्य आधार क्या है, ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून जो बेसिकली है वो है भाई। अब ग्रीष्मकाल जो आपकी है वो उसमें बंगाली खाड़ी और अरब सागर है, उससे आर्द्र वायु क्या है आती है और उससे आपकी भारी वर्षा आपको देखने को मिलती है।
ठीक है। अब ये देखो कि शीतकाल में क्या हुआ, शीतकाल में क्या होगा, उत्तर पश्चिम भारत में आपका जो पश्चिमी विक्षोभ है वो आपका होता है, उत्तर पूर्वी आपका जो पूर्वी उत्तर जो आपका पूर्वी मानसून है उसमें तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश होती है। तो इन्हें आपको थोड़ा सा देखते रहना, ठीक है। अब भारत की जलवायु की विशेषताएं ये आप थोड़ा सा देख लो। विविधता, आपके हिमालय से लेकर उष्ण कटिबंधीय द्वीपों तो क्या है आपको अलग अलग जलवायु मिलती है देखने को। उत्तर दक्षिण तापमान में आपकी भिन्नता होती है। मानसून पर निर्भर की बात आप करो, वर्षा का 80% मानसून के माध्यम से आपको प्राप्त हो रहा है। ऋतुओं का प्रभाव आप करो बोलो भाई, ग्रीष्म आपका जो होगी, ग्रीष्म ऋतु आपकी होगी, मार्च मई आपकी गर्म हवाएं आपकी होगी। वर्षा की बात आप करो, जून सितंबर की आप बात करो, मतलब ये ऋतुओं का जो प्रभाव है, ग्रीष्म मार्च से लेकर मई तक, वर्षा आपका जून सितंबर तक, शीत आपका दिसंबर फरवरी तक ठंडी हवाएं चलती है। स्थानिक विविधता, आपके दक्षिण में ठंडी, आपकी सर्दियाँ कम हो जाती है। तो मतलब दक्षिण भारत की बात हम करें, ठीक है। तो कहने का जो आपकी जलवायु की विशेषताओं की बात करें कि एक तो विविधता है भाई, मानसून पर निर्भरता है, ऋतुओं का प्रभाव है, पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा की स्थिति का इम्पैक्ट पड़ा है, सौर विकिरण सीधे उत्तर दक्षिण अक्षांश के अनुसार पड़ती है। भौगोलिक अवरोध आप बात करोगे, हिमालय पश्चिमी घाट जो क्या है ये मानसून मार्ग में बाधा पड़ते हैं। नॉर्थ इंडिया ठंडा रहता है। अब पश्चिमी घाट की बात करोगे, पश्चिमी तट पर भारी वर्षा होती है इसके माध्यम से। चरम तापमान की बात करोगे, राजस्थान मध्य प्रदेश में तो 50 डिग्री सेल्सियस तक भी गर्मी आपकी हो जाती है। हिमालय क्षेत्र में आपका -20 डिग्री तक भी आपका सर्दी आपके तापमान जो गिर जाता है। तो ये बेसिकली आपकी विविधता है जो आपके चीज़ें हैं भारत की जलवायु के संदर्भ में आपको जानते रहना है। अब भारत में वर्षा का वितरण की बात कर रहा है भाई, तो वितरण में आपको ये देखना है, जो पश्चिमी घाट आपका होगा, जो पूर्वोत्तर राज्य आपके होंगे, तो उसमें जो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से आपका 2000 mm से भी आपकी जो वर्षा आपकी अधिक होती है, ठीक है। आप गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान की बात हुए तो इसमें आपका 1000 से 2000 मिलीमीटर तक आपकी वर्षा होती है मानसून के प्रभाव के कारण। आप राजस्थान गुजरात में जाओ, 500 मिलीमीटर से भी कम वर्षा आपकी होती है, शुष्क वर्षा कम वर्षा होती है। तमिलनाडु में लगभग 1000 mm की आपकी नॉर्थ ईस्ट मानसून से आपकी वर्षा होती है, ठीक है। इन्हें आपको थोड़ा सा वर्षा का जो वितरण बेसिकली इसे आपको थोड़ा सा जानते रहना है, समझ गए। और फिर आपका निष्कर्ष की भारत की जलवायु क्या है, विविध मानसून आधारित और ऋतु विशेष है। ज्योग्राफिकल जो लोकेशन, रिलीफ, विंड्स, ओशन आपको क्या है भारत की जलवायु को कंट्रोल करते हैं। और जलवायु का अध्ययन कृषि, जल संसाधन, आपदा प्रबंधन और पर्यटन के लिए आपका महत्वपूर्ण होगा बना हुआ है, समझिए। तो ये बेसिकली आपके हो गए कितने टॉपिक, 20 आपके हो गए, ठीक है, 20। अब हम कुछ और देखते हैं, अगर यहाँ पे कुछ नोट्स उनके बने हुए हैं आगे के, ठीक है। चलो 42-43 मिनट तो हो गए हैं, एक दो यूनिट और देखते हैं, फिर 21 23 24 आपकी हो जाएगी, ठीक है। कुछ मैंने मिक्स कर रखी है तो मतलब 24 तक आपकी हो जाएंगी, फिर 3-4 आपकी और बचेगी, फिर वो हम कल सुबह देख लेंगे, ठीक है। अब भारत की मृदा और वनस्पति की बात कर रहा है, तो इसमें ये देखना है कि भारत की मृदा, आपको बोलोगे कि भाई जो भारत की मृदा है विविध भौगोलिक परिस्थितियाँ जलवायु के कारण क्या है बहुत प्रकार की है, यहाँ कृषि, वनस्पति और आर्थिक गतिविधियों के लिए एक मूल आधार का काम करती है। अब प्रमुख मृदा के रूप में आप किसकी बात करोगे, आप जलोढ़ मिट्टी की बात करोगे, ये उपजाऊ है, नदियों से तलछल से बनी है। क्षेत्र आपका उत्तर भारत का जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान आपका हो गया। धान गेहूँ गन्ना आपकी प्रमुख आपकी फसलें भाई। काली मिट्टी में आप पाओगे, पानी रोकती है, कपास के लिए आपकी उपयुक्त है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात का जो क्षेत्र आपका है, ठीक है, आपका कपास, सोयाबीन, बाजरा के लिए उपयुक्त है भाई। आपका लाल और जो उपोष्ण कटिबंधीय आपकी मिट्टी आपकी हो गई, रेड और जो येलो आपकी सोयल आपकी हो गई, ऑक्सीकरण से इसका रंग जो लाल और पीला होता है भाई, ये कम उर्वर आपकी है। पूर्वी घाट, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु में आपकी बनी हुई है। चना, दलहन और फसलें इसमें आपकी से होती है, ठीक है। आप लेटराइट मिट्टी में आओगे कि भाई जो उच्च वर्षा वाले क्षेत्र हैं उनमें आपकी ये मिट्टी आपकी देखने को मिलती है लौह तत्वों से, ये धातु आपके समृद्ध, मतलब लौह तत्व से आपकी मिट्टी आपकी समृद्ध है। पश्चिमी घाट आपका, पूर्वी घाट केरल में आपकी मिट्टी पाई जाती है। चाय कॉफ़ी रबर के लिए आपकी बहुत अच्छी उपयुक्त है भाई। रेतीली मिट्टी की बात करोगे, पानी जल्दी निकलता है, कम पोषक तत्व है भाई। राजस्थान गुजरात में आपके क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है। बाजरा, ज्वार, मूंगफली इसमें पाई जाती है, मतलब फसलें इसमें बोई जाती है। मिश्रित मिट्टी की बात करोगे, पहाड़ी मिट्टी की बात करोगे, पतली होती है, ढाल पर तल छट्टी पे आपकी मिट्टी मिलती है। हिमालय और उत्तर पूर्व में आपकी बेसिकली आपकी मिट्टी मिलती है। सब्जियां होगी, चाय कॉफ़ी बेसिकली आपको इसमें आपको उत्पादन इनका होता है। सॉल्टी और क्षारीय मिट्टी में आप क्षारीय तत्व तो अधिक होता है, कृषि कठिन होती है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की कई सारी मिट्टी आपकी सॉल्टी और क्षारीय मिट्टी में है। विशेष रूप से जल निकासी सुधार के बाद उपयोगी आपकी हो जाती है। अब मृदा का महत्व तो आपको पता ही है, हमने ऊपर भी देखा था। कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा, जलदान और भूजल स्तर में योगदान, वनस्पति और जैव विविधता का आधार, आर्थिक गतिविधियों के लिए खनिज संसाधन के रूप में आपको मृदा का महत्व आपको पता ही है, ठीक है, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। अब भारत की वनस्पति की बात कर रहा है, तो भारत की वनस्पति आपकी जलवायु, मृदा और जो भौगोलिक स्थिति है बेसिकली इस पर आपकी काफ़ी हद तक निर्भर करती है। इसमें मुख्यतः इसे मुख्यतः आप क्या है वन क्षेत्र आप बोलते हो, और वनस्पति प्रकार में आपका बांटा जा सकता है।
अगर वनस्पति हम प्रकार की बात कर रहे हैं तो आपके एक तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आपके हो गए भाई, ठीक है। आपके उष्णकटिबंधीय आपके आर्द्र पतझड़ आपके वन हो गए, पर्णपाती वन बेसिकली आपके हो गए, आपके शुष्क वन आपके हो गए, आपके पर्वतीय ऊंचाई वन आपके हो गए। उष्णकटिबंधीय आपके जो वर्षा वन है ये आपके साल भर हरे रहेंगे, भारी वर्षा होगी। इससे आपके जो पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार पूर्वोत्तर वाला आपका जो क्षेत्र है, सागवान, चमेली, चेर, कोकोनट आपका इसमें अच्छी मात्रा में होंगे। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वर्षा के अनुसार पत्तियां इनकी गिरती है भाई। यूपी, उत्तर भारत आपका जो नॉर्थ ईस्ट आपका हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा में आपको मिलेंगी। सागवान, शीशम, बरगद इसमें आपको देखने मिलेंगे। शुष्क वन, ये कम वर्षा होती है तो यहाँ आपके झाड़ीदार आपके वन मिलते हैं। राजस्थान की बात कर लो, गुजरात, मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र की बात कर लो, ये आपका बबूल, कंटीले पौधे इसमें मिलते हैं आपको। पर्वतीय ऊंचाई वन की आप बात करोगे, हिमालय और जो आपका क्षेत्र है ऊंचाई पर आपके ऐसे वन मिलते हैं। हिमालय, कश्मीर और सिक्किम में आपको ये वाले राज्य से संबंधित हैं। देवदार, पाइन, ओक, एवर इसमें आपको वनस्पति मिलती है। मैंग्रोव वन की बात करोगे तो समुद्री तट पर नमक झीलों में बेसिकली आपका मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सुंदरवन के आपके डेल्टा हो गए, अंडमान निकोबार आपका हो गया, आपके तेल पत्र तिक्का जैसी आपकी वनस्पतियाँ मिलती हैं। महाराष्ट्र और जो कर्नाटक के सुथरे आपके पठारी जंगल की बात करो आप, उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन है, पश्चिमी घाट का जो एरिया हो गया, एवरग्रीन पौधे, जड़ी बूटियाँ ऐसे मिलती हैं। तो जब वनस्पतियों के बारे में बात आती है तो वनस्पति में आपको इन बातों को ध्यान रखना है। यहाँ पे ना प्रमुख वृक्ष पौधे ये कौन से प्रकार की हैं, विशेषता क्या है, क्षेत्र कौन कौन से, इसको थोड़ा सा आपको देखते रहना है, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके चल जाना है। इसका भी आपको मैप बेसिस से आंसर देने की कोशिश करनी है। अब वनस्पतियों का महत्व क्या है भाई? ऑक्सीजन उत्पादन आपका हो गया, कार्बन संक्रमण की भूमिका रहती है, मिट्टी के अपरदन को रोकने में भूमिका रहती है, जलवायु और वर्षा चक्र पर नियंत्रण रखने का काम करती है, औषधीय, खाद्य, आर्थिक उत्पादन एक जो आपका टिम्बर, रबड़, इनमें आपका प्रमुख भूमिका निभाती है। और यह निष्कर्ष आप बोल सकते हो कि भारत की मृदा और जो वनस्पति विविधता है कृषि, जलवायु, आर्थिक गतिविधियों और पारिस्थितिक तंत्र के लिए आपकी महत्वपूर्ण है। सतत विकास आवश्यक है ताकि मिट्टी की उर्वरता और जो वनस्पति संरक्षण आपका बना रहे, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक और देखते हैं, फिर क्लास आप खत्म करते हैं आज। वो आपका जनांकीय संक्रमण क्या होता है, माल्थस का आपका सिद्धांत क्या था, मार्क्स ने क्या सिद्धांत दिया था, और अनुकूलतम सिद्धांत क्या आपका, ठीक है। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत मतलब आपको जो प्रस्ताव आपका क्या है, ये आपका वॉरेन थॉमसन था 1929 में, आपको ये आपको मिलता है भाई, ठीक है। उद्देश्य क्या था, ये सिद्धांत आपका जनसंख्या वृद्धि और सामाजिक आर्थिक विकास के बीच एक संबंध स्थापित करने को वो चीज़ आपको दर्शाता है। चरण, इसमें कुछ चरण दिए रहते हैं कि भाई एक जो प्रारंभिक आपका चरण था, चरण 1 था, वो प्रारंभिक संतुलन का था। ये बिफोर 1750 से पहले की बात है। इसमें बर्थ रेट ऊंची बनी हुई थी, ठीक है, डेथ रेट भी ऊंची बनी थी, ठीक है। आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी, जो जनसंख्या वृद्धि थी, आपकी स्थिर थी या धीमी वृद्धि आपकी हो रही थी। विशेषताएं क्या थी, आपका क्या है कृषि प्रधान समाज था, तकनीकी विकास बहुत कम था, यूरोप और भारत में आपका पूर्व औद्योगिक युग आपका बेसिकली था। चरण 2 में आपका मृत्यु दर में आपकी गिरावट होती है भाई, 1750 से 1880 तक का आपका समय था। जन्म दर उच्च बनी हुई है, मृत्यु दर आपकी घटती जा रही है। आपका जो ये जनसंख्या वृद्धि आपकी हुई तेज वृद्धि दर आपको मिल रही है, ठीक है। अब क्या होता है कि औद्योगिक क्रांति के बाद क्या है, मृत्यु दर आपकी कम होती है भाई, ठीक है। रोग नियंत्रण आपका हो गया, पोषण में सुधार आपका हो गया, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान महामारी में कमी आपकी हो गई, ये आपको थोड़ा सा देखने को मिलते हैं, ठीक है। चरण 3 में आप देखते हो कि 1880 से 1939 की बात 30 की बात करता है। इसमें जन्म दर भी घटती है, आपकी मृत्यु दर भी घटती है, ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि आपकी धीमी बनी रहती है, ठीक है। विशेषताएं क्या है, क्योंकि इसमें शिक्षा का विकास हुआ, परिवार नियोजन का विकास हुआ, शहरीकरण, औद्योगिक समाज में आपका विकास हुआ, तो जन्म दर आपकी घटती है। और विकसित देश जैसे आपकी यूरोप और अमेरिका में क्या आपका जनसंख्या स्थिर थी, ठीक है। ये हम नीचे का, ठीक है, यहाँ तक। अब चौथा है स्थिर अवस्था, ठीक है। इसमें 1930 के बाद का अभी तक का समय दिया गया है, यानी कि जन्म दर बहुत कम है, मृत्यु दर भी कम है, और जनसंख्या वृद्धि आपकी स्थिर हो गई है, या आपकी धीमी या वृद्धि आपकी देखने को मिलती है धीमी स्तर पे, ठीक है। अब इसमें जैसे आप देखोगे तो यूरोप की बात कर लो आप, अमेरिका जैसे आपके जो देश विकसित देश हैं, वहाँ जनसंख्या स्थिर हो गई है। और भारत में 21वीं सदी में कुछ राज्यों में इसी चरण में आपका प्रवेश किया है, ठीक है। हालांकि भारत का जनसंख्या सर्वाधिक है, लगभग 140 करोड़ से ऊपर चली गई है, ठीक है। चाइना को भी हमने पीछे छोड़ दिया है, टॉप पे हम बने हुए हैं, ठीक है। अब महत्व क्या है भाई इसका, यह विकास और जनसंख्या वृद्धि का संबंधित और चरणबद्ध दृष्टिकोण देता है भाई। और नीति निर्माता क्या है, इसे जनसंख्या नियोजन, सामाजिक विकास योजना में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या है, तो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने 1908 में दिया था, ठीक है। किस पे, एनएसए ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, इस पे आपका दिया था। मुख्य विचार क्या था कि जनसंख्या वृद्धि क्या आपका, उन्होंने बोला था, माल्थस ने बोला था कि जनसंख्या वृद्धि जो होती है
वो हमेशा ज्यामितीय उसमें हो रही है, आपका जियोमेट्रिक के रूप में वृद्धि हो रही है, यानी कि 1 फिर सीधा 2, 2 × 4, 2 × 8, 2 × 16। तो इस तरीके से आपका ज्यामितीय रूप में आपकी जनसंख्या वृद्धि होती है। लेकिन जो आपके संसाधन है, जो भोजन उत्पादक आपका है बेसिकली, वो आपका रेखिक, बेसिकली उसका आपका जो विकास होता है रेखिक रूप से होता है, अर्थमेटिक अब लीनियर तरीके से उसका विकास आपका होता है। ठीक है, जैसे 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, समझो। यहाँ से दोनों साथ में किया तो ये 2 पहुँचे, भी 2 पहुँचा, ये पहुँच गया 4 पे, ये पहुँचा 3 पे, 4 × 2 = 8, ये भी अभी आधे पे ही है, समझो। तो बेसिकली ये इन्होंने कहा कि जो जनसंख्या बढ़ती तो बेसिकली आपका ज्यामितीय रूप में बढ़ती है, लेकिन जो आपके संसाधन बेसिकली होते हैं वो बेसिकली आपके लीनियर है, रेखीय रूप में आपके बढ़ते हैं। ठीक है, संतुलन कि जब जनसंख्या क्या है वो भोजन से अधिक हो जाती है तो भूख, महामारी और खुद युद्ध बेसिकली आपका, उससे बेसिकली आपका संतुलन होता है। ठीक है, कि भाई संतुलन कैसे आएगा, अगर आपने ये दे दिया कि जनसंख्या आपकी बढ़ती रही है, संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं, तो जब जनसंख्या आपके संसाधन भोजन से आपकी अधिक हो जाएगी तो भूख बढ़ेगी, महामारी होगी, युद्ध होंगे, और इससे क्या है संतुलन बेसिकली अपने आप आ जाएगा। ठीक है, नियंत्रण उपाय क्या बोला कि भाई आपको प्रिवेंटिव चेक्स करने, जन्म दर कम करने उपाय करने, विवाह में देरी करनी है, परिवार नियोजन की बात हो गई, नैतिक नियंत्रण की बात हो गई। ठीक है, पॉजिटिव चेक्स की बात हो गई कि भाई मृत्यु दर बढ़ाने का आपको ऐसे उपाय करने जो आपकी मृत्यु दर बढ़े, भूख, रोग, युद्ध, इन संबंधित चीज़ों की बात करता है। ठीक है, तो नियंत्रण उपाय के लिए आपका प्रिवेंटिव चेक्स की बात है और पॉजिटिव चेक्स की बात करता है। आलोचना क्या है कि तकनीकी और कृषि विकास ने क्या है माल्थस की भविष्यवाणी गलत साबित की भाई। सामाजिक सुधार आपका हो गया, स्वास्थ्य सुविधाएं आपकी हो गई, उन्होंने जन्म और मृत्यु दर को बेसिकली प्रभावित करने का काम किया, प्रभावित करती है। अब है मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत। अब मार्क्स है, कार्ल मार्क्स ने 19वीं सेंचुरी में आपका ये सिद्धांत दिया था। इसका मुख्य विचार क्या है कि जनसंख्या वृद्धि जो है संसाधनों और उत्पादन क्षमता पर आपका निर्भर करती है, और गरीबी का कारण क्या है, जनसंख्या अधिक होना नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानता है। गरीबी का कारण जनसंख्या अधिक होना नहीं बल्कि आपका सामाजिक और आर्थिक असमानता है, और सुधारित उत्पादन और वितरित नीति से क्या है आपका जनसंख्या वृद्धि आपकी कंट्रोल की जा सकती है, ये उन्होंने कहा। इनका कंक्लूजन क्या निकला कि माल्थस के विपरीत क्या है, मार्क्स का विचार क्या है, वो जनसंख्या को समस्या नहीं मानता बल्कि विकास और न्याय पर जोर देता है। अब माल्थस जहाँ जनसंख्या को आपको समस्या मानता है, ठीक है, वही मार्क्स क्या है, वो जनसंख्या को समस्या नहीं मानता बल्कि वो चाहता है वो विकास और न्याय पर बेसिकली आपका विशेष फोकस या जोर देता है। अब फिर आखिरी आपका अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी। अब इसके प्रस्तावक कौन है, जो आपके डेविड रिचर्डो आपके हो गए, जी.एस. मिल आपके हो गए 19वीं सेंचुरी में, विस्तारित किसने की, पी.के. धर ने 20वीं सेंचुरी में इसे विस्तार दिया। मुख्य विचार इसमें क्या है अनुकूलतम जनसंख्या, कि भाई वो जनसंख्या जो उपलब्ध संसाधनों और उत्पादन क्षमता के अनुसार अधिकतम उत्पादन और जीवन स्तर देती है, वही आपकी अनुकूलतम जनसंख्या। अधिक जनसंख्या होगी तो संसाधन पर दबाव बढ़ेगा, जीवन स्तर घटेंगे, कम जनसंख्या होगी संसाधन अधिशेष होगा, आर्थिक विकास कम होगा, समझो। तो कहने का मतलब है कि वो जनसंख्या जो उपलब्ध संसाधन है, जो उत्पादन क्षमता है, उसके अनुसार क्या है अधिकतम बेसिकली उत्पादन और जीवन स्तर देती है। महत्व तो क्या है, ये नीति निर्माण में महत्व भूमिका निभाती है। पर्यावरण संरक्षण की बात कर लो, संसाधन प्रबंधन की बात कर लो, जनसंख्या नियंत्रण की बात कर लो, ठीक है। और निष्कर्ष में आप क्या बोलोगे कि जनसंख्या और विकास का संतुलन सभी सिद्धांतों का उद्देश्य है। माल्थस आपदा द्वारा संतुलन बोलता है, माल्थस बोलता है कि संतुलन आपदा के द्वारा होगा, ठीक है। मार्क्स बोलता है सामाजिक और आर्थिक सुधार के माध्यम से संतुलन होगा। अनुकूलतम सिद्धांत बोलता है कि बेसिकली संसाधनों के अनुसार आपको संतुलित विकास करना चाहिए, और जनांकीय संक्रमण चरणबद्ध विकास और नीति निर्धारण के लिए एक मार्गदर्शक का काम करता है। तो ये रहे हमारे 22-23 टॉपिक हो गए, कुछ टॉपिक बचे हैं, उन टॉपिक्स को देखेंगे। कल सुबह एक नई क्लास आएगी, उसमें देखेंगे, और इनसे संबंधित कुछ आपके सवाल में अगर आपको तैयार कर पाया तो वो करके दे दूंगा, ठीक है। उनसे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो ज्योग्राफी हमारी कल सुबह एक निपट जाएगी, ठीक है। कल दिन में आपका वो देखेंगे क्या, कल्चर देखेंगे, कल्चर नहीं सोसाइटी देखेंगे, और शाम को हम वर्ल्ड हिस्ट्री देखेंगे। कल आपका जीएस आपका निपट जाएगा, जीएस में। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपको कल सुबह। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करिए, आंसर राइटिंग दवाई करनी है आपको। आप परहेज मत करिए, बिल्कुल टाइम बिल्कुल नहीं बचाए। जितना अच्छा आप लिखोगे, जितनी ज़्यादा आप लिखोगे, उतना आपको आसानी मिलेगी अपने मेंस के मेन एग्जाम हॉल में। तो मिलते हैं आपको कल सुबह, तब तक के लिए टाटा बाय।